नमस्कार, स्वागत है आपका एलएलसी एकेडमी ऑनलाइन पोर्टल पर। जैसा कि कल हम आपसे रूबरू हुए थे मेरी पहले इंट्रोडक्शन क्लास में, और मैंने कहा था कि हम संस्कृत व्याकरण का टॉपिक जो है प्रारंभ करेंगे, और यही टॉपिक हम आज शुरू कर रहे हैं। देखिए, कोई भी भाषा पढ़ते हैं उससे पहले हमें उस भाषा का वर्णों का ज्ञान होना जरूरी है। चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, भाषा तीन है जो हमारे उपयोगी है। तो सबसे पहले हम अपना श्री गणेश वर्णमाला से ही प्रारंभ करने जा रहे हैं, ताकि क्योंकि आजकल हम देखने में आते हैं कई बच्चों को जो कक्षा 6 में छोड़ के कक्षा 10 में या 12 में भी जो होते हैं, उनको भी वास्तविकता में वर्णमाला का ज्ञान नहीं होता। तो हमारी यह एक परम कर्तव्य है कि हम सबसे पहले वर्णमाला का ज्ञान इस पोर्टल के माध्यम से हमारे वीडियो को देखने वाले समस्त दर्शकों को करवाएं। तो सबसे पहले वर्णमाला। वर्णमाला की परिभाषा क्या है? वर्णों को एक पंक्ति में गूंथना ही वर्णमाला है। यानी कि वर्ण बहुत होते हैं, अनेक होते हैं। जिस प्रकार मोती अलग अलग होते हैं और उन मोतियों को हम एक धागे में पिरो देते हैं तो वह मोती की माला होती है, उसी प्रकार अनेक प्रकार के जो वर्ण होते हैं, उन वर्णों को एक सही स्थान पर सही क्रम में हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वही हमारे लिए वर्णमाला कहलाती है। तो आइए हम वर्णमाला को सीखते हैं कि कितने संस्कृत में वर्ण कितने हैं और उन वर्णों को कितने भागों में विभक्त किया गया। मैं एक डायग्राम यहां पर बना रहा हूं, और मैं आशा करता हूं इस डायग्राम को यदि आप देख करके आप कॉपी में भी उसको लिखें, ताकि आपको भविष्य में कभी भी वर्णमाला के संदर्भ में दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं वर्णमाला। वर्णमाला को यदि हम विभक्त करें तो हमारे दो भाग होते हैं। अब सबसे पहले वर्णमाला में देखिए कितने हैं कि 46 वर्ण। संस्कृत की वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं। इन वर्णों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है स्वर, जिसे हम अच भी कहते हैं, और दूसरा है व्यंजन, जिसे हम संस्कृत में हल कहते हैं। अब ये जो 46 जो वर्ण है, इनको हमें दो भागों में बांटना है। तो हमें ऐसी संख्या है कि जो इन दोनों का योग 46 है। तो ये जो स्वर है ये 13 होते हैं। संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। ठीक है। अब 46 में से जैसे हमने 13 को हटाया तो रह गए हमारे पास में 33। तो हमारे व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 33। क्लियर? ठीक है ना। तो वर्णमाला कुल 46 वर्ण, दो भागों में बांटा, स्वर और व्यंजन। स्वर को संस्कृत में कहते हैं अच और व्यंजन को संस्कृत में कहते हैं हल। ठीक है। संस्कृत में जो स्वर है वो 13 है और व्यंजन जो है वो 33 है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? अब देखिए, ये जो स्वर है आप लोगों ने पढ़ा होगा स्वर, लेकिन स्वर के भी भाग हैं, व्यंजनों के भी भाग हैं। तो हम आइए देखते हैं कि कितने स्वरों के भाग हैं। तो स्वर के भी दो भाग हैं। पहला हम कहते हैं ह्रस्व, जिसे हिंदी में कहते हैं छोटा, और दूसरा है दीर्घ, जिसे कहते हैं बड़ा। अब ये जो 13 है ये भी इनमें दोनों में डिवाइडेशन होगा। तो जो ह्रस्व स्वर है वो होते हैं 5, और जो दीर्घ स्वर होते हैं वो होते हैं 8। मैं पुनः बता रहा हूं, स्वर जो है कुल 13। अब ये जो स्वर है ये दो भागों में बांटे, 5 ह्रस्व स्वर और 8 दीर्घ स्वर।
अब बात आती है कि कौन से ह्रस्व है और कौन से दीर्घ है, तो उसको हम समझते हैं। ये जो ह्रस्व है अ, ई, उ, री तथा लृ। अ, ई, उ, री, लृ, ये 5 ह्रस्व स्वर है। मैं सभी दर्शकों को यह और विद्यार्थियों को यह बताना चाहूंगा, ये जो लृ स्वर है ये केवल संस्कृत में ही होता है, अन्य हिंदी भाषा में, हिंदी वर्णमाला में लृ का कहीं पर भी कोई उपयोग नहीं है। तो इसलिए हमें से ध्यान रखना है कि हिंदी में जो ह्रस्व स्वर है उसमें कभी भी लृ नहीं आता, लेकिन संस्कृत में जो ह्रस्व स्वर है उनमें लृ आता है, जो कि एक ह्रस्व स्वर है। अब हम आते हैं हमारे दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर 8 है, वो 8 कौन से हैं? आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ तथा औ। ठीक है ना? तो 5 ये हो गए ह्रस्व स्वर और 8 हो गए दीर्घ स्वर। क्लियर? किसी को भी यदि कुछ प्रकार की समस्या हो तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या का निवारण करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, ताकि हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का जो है निवारण किया जा सके। तो किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जो है मुझसे पुटअप कर सकते हैं। अब आती है बात व्यंजन की। तो व्यंजन में हमने जो है, जिसे हम संस्कृत में हल भी कहते हैं, 33। अब ये व्यंजन जो है इनको भी 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ठीक है? अब प्रश्न उत्पन्न होगा आप सबके कि वे 3 है तो 33 को 3 का भाग दिया तो प्रत्येक में 11 आ गए। नहीं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर वो नियम नहीं लागू होगा। स्पर्श कितने हैं, अंतस्थ कितने हैं और ऊष्म कितने हैं, ये हम आपको भी बताने जा रहे हैं। ये जो स्पर्श व्यंजन है ये कुल 25 प्रकार के होते हैं। 25 वर्ण जो है वो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ठीक है? अंतस्थ व्यंजन में कुल 4 व्यंजन और ऊष्म व्यंजन में भी कुल 4 व्यंजन आते हैं। यदि हम जोड़े तो 25, 25 में 4 29, 29 में 4 हमने जोड़ा तो 33। हमने ऊपर लिखा है 33। ठीक है? आगे मेरे विद्यार्थी समझ में आके कि स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4। अब ये कौन कौन से होते हैं, ये अति महत्वपूर्ण है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको अच्छी तरह से समझना। ये जो 25 है इनमें 5 वर्ग होते हैं। पहला होता है क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ और ङ। ठीक है? उसके बाद में च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ और ञ। फिर उसके बाद में आता है ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है? 3 वर्ग हो गए। फिर आ गया आपके त वर्ग। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध तथा न। फिर अंतिम आ गया प वर्ग। प वर्ग के अंतर्गत आ गया प, फ, ब, भ तथा म। अब देखिए प्रत्येक वर्ग 5 वर्ग होगी, क, च, ट, त, प। ये 5 वर्ग हुए। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन है। तो
5 को हम 5 से गुना करते हैं तो 25, तो ये हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए 25। अब आता है हमारे अंतस। अंतस के अंतर्गत य, व, र तथा ल, और जो ऊष्म है उसमें श, स, श तथा ह। ठीक है। अब हम यदि इन सबको यहां पर जोड़े, ठीक है ना, तो ठीक है ना, तो ये हमारे 5 ये और 8 ये 13 ये हो गए, 13 और ये 25, ठीक है, 13 और 25 हो गए आपके 38 यानी कि 38, 38 और 4 42, 42 और 4 46। ठीक है, तो ये 46 वर्णमाला। अब प्रश्न एक उत्पन्न होता है, आप लोगों ने हिंदी पढ़ा होगा क्षत्र, ज्ञ, श्र, तो व्यंजन है या नहीं है विद्यार्थी व्यंजन, लेकिन वो व्यंजन एक स्वतंत्र व्यंजन नहीं है, वो एक संयुक्त व्यंजन के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो यदि हम उसको यहां पर लिखें संयुक्त व्यंजन, ठीक है, तो ये 3 होते हैं। वो कैसे बनते हैं ये भी आपको बता दूं। पहले है हमारे क्ष, तो ये क प्लस षटकोण वाला ष, जिसे हम मूर्धन्य षकार भी कहते हैं, इन दोनों से मिलकर के बनता है छ। फिर आता है त्र, तो त प्लस र, इन दोनों से मिलकर के बनता है त्र, तो क्षत्र। फिर आता है ज्ञ, तो ज प्लस ञ, इनसे मिलकर के बनता है ज्ञ, तो क्षत्र ज्ञ। ये 3 हमारे हुए संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो आज हमने हमारी इस संस्कृत व्याकरण की प्रथम कक्षा में वर्णमाला को अच्छी तरह से समझा है, और हमारा उद्देश्य यह चाहिए कि आज हम यदि इसको पढ़ ले, मेरे विद्यार्थी आज इसको अच्छी तरह से पढ़े, अच्छी तरह से इसको देखें, तो आशा यही करता हूं कि भविष्य में उनको कभी भी वर्णमाला के संदर्भ में कोई भी दिक्कत न होगी। आगे हम इसी प्रकार जो है अन्य टॉपिक लेंगे। प्रारंभ जरूरी है क्योंकि यही मूल आधार है। कहते हैं कि जब नींव मजबूत होती है तब कंगूरा भी जो है वह शान से खड़ा रहता है। वर्णमाला हमारे व्याकरण की नींव है और हमें अपनी नींव को मजबूत करना है। अगले मिलते हैं हम कल इसी प्रकार इसी ऑनलाइन पोर्टल पर। धन्यवाद।